फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। इस एक्ट की इम्पोर्टेंस क्या थी, इसको इम्प्लीमेंट करने का क्या ज़रूरत पड़ी, इससे पहले कोई और एक्ट था क्या? क्योंकि एक लॉ को स्टार्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हमें बैकग्राउंड से पता चलता है, उसकी हिस्ट्री से पता चलता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। इसलिए इस वीडियो के अंदर हम सेक्शंस को स्टडी नहीं करेंगे, इसमें कितने चैप्टर्स है, सेक्शन है, शेड्यूल्स है, ये हम सेक्शन के जब क्लास स्टार्ट करेंगे तब उसके अंदर उसका ओवरऑल स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसके बैकग्राउंड, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के, इसके ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 ये एक्ट नंबर 2 है। एक्ट नंबर 2 होने का मतलब होता है कि 1950 के टाइम पे ये 2 नंबर पे था। ठीक है, मतलब बहुत सारे आपने जैसे फॉर एक पार्लियामेंट में लॉ पास होने के लिए बहुत सारे बिल्स जाते हैं, ठीक है, कि ये हमें एक्ट बनाना है। ठीक है, उस टाइम पे राजस्थान एक्साइज एक्ट है ये 2 नंबर पे था। जब ये एक्ट बन गया, इम्प्लीमेंट हो चुका, मतलब ये पास हुआ, तब इसका नाम क्या पड़ा, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1950। और हमें इसकी एसेंट प्रेसिडेंट की कब मिली, 20 मार्च को। 1950 में ही हमको 20 मार्च को प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई। अब इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है, 1 जुलाई। इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 1950। ठीक है, अब हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि जो ये राजस्थान है, हम स्पेशली राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ेंगे हम राजस्थान के लिए ही, क्योंकि ये राजस्थान एक्साइज एक्ट है। तो राजस्थान, ठीक है, द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ अ यूनियन ऑफ अ सर्व प्रिंसेसी स्टेट ऑफ राजपूताना। ठीक है, ये कौन सा स्टेट है कि यहाँ पर सर्व मतलब बहुत सारे प्रिंसेस स्टेट्स होते हैं। ठीक है, जो राजस्थान यूजली हम सभी जानते हैं राजपूताना के नाम से फेमस ही है हर जगह। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस में थे, लॉस थे किसके रिगार्डिंग, एक्साइज ड्यूटी के, कंट्रोल प्रोडक्शन सेल्स के रिगार्डिंग में थे, बट कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस में कब आया राजस्थान, ये आया 30 मार्च 1949 को। उससे पहले लॉ थे जो एक्साइज ड्यूटी को गवर्न कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, बट यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था, कोई कंसोलिडेट लॉ नहीं था। इस रीज़न की वजह से हमको क्या पड़ी ज़रूरत, राजस्थान एक्साइज एक्ट की, जो क्या करे, पूरे राजस्थान के अंदर क्या करे, एक इम्प्लीमेंट करे एक लॉ को जो पूरे राजस्थान को कंट्रोल करे, गवर्न करे, किसके रिगार्डिंग, लिकर के रिगार्डिंग। ठीक है, एक्साइज ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग, उसके मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, इम्पोर्ट और उसके प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, सबके रिगार्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म लॉ बना राजस्थान एक्साइज एक्ट। अब ये जो लॉ है इसके अंदर क्या कह सकते हैं, हमने क्या किया, जो पहले से जो रूल्स बने हुए थे, लॉ बने थे, उनको क्या करा, अमेंड किया, रीनेक्ट किया अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द न्यू स्टेट। जब ये न्यू स्टेट का मीनिंग क्या हुआ, इस न्यू स्टेट का मीनिंग हुआ कि जो हमने अभी यहाँ ऊपर बात की है ना कि 30 मार्च को राजस्थान एग्जिस्टेंस में आया ना, ये इस टाइम पे हमारा राजस्थान आया, इसलिए हम कह सकते हैं इसको हमारा न्यू स्टेट ऑफ राजस्थान कहा। इसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ी, एक यूनिफॉर्म लॉ की। इसलिए हमने जो पहले से जो रूल्स बने हुए थे एक्साइज ड्यूटी के रिगार्डिंग, कंट्रोल के लिए, उनको अमेंड करा, उनको रीइनेक्ट करके एक लॉ बनाया। ठीक है, अब हमको सबको पता है कि एक एरिया है आबू एरिया, मतलब जैसे हम आबू रोड कहते हैं, वो एग्जिस्टेंस में आया था 1 अगस्त को 1978 में आया था। ठीक है, इसलिए जो एक्साइज एक्ट है वो 1950 में इम्प्लीमेंट पे नहीं होगा आबू एरिया में, वो होगा 1 अगस्त के टाइम पे 1978 के टाइम पे होगा, क्योंकि उससे पहले वो था ही नहीं राजस्थान के एग्जिस्टेंस के अंदर में। जब वो एग्जिस्टेंस में आया तब एक्साइज एक्ट उस पर इम्प्लीमेंट होगा आबू एरिया पे। ठीक है, अब हम इसके ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसके ऑब्जेक्ट को हम 3 पॉइंट के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं अच्छे से, कि हमने जैसे भी ऊपर पढ़ा कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था, कोई कंसोलिडेट लॉ नहीं था। इसका पहला पॉइंट यही हो गया, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ दैट इज़ यूनिफॉर्म लॉ फॉर राजस्थान। ठीक है, सेकंड पॉइंट बात करता है द लॉ रिलेटिंग टू, लॉ किससे रिगार्डिंग बात कर रहा है, ये इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट, पोजीशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लीकर्स एंड ड्रग्स, ये सारा ये लॉ किसके रिगार्डिंग में बात कर रहा है, इन सब बातों के बारे में। ठीक है, और थर्ड पॉइंट बात करता है टू प्रोवाइड फॉर अ सर्टेन अदर मैटर हियर इन आफ्टर अपेयरिंग, कोई और मैटर कोई अपेयर होता है उसके रिगार्डिंग भी ये लॉ बात करता है। अब इसका जो पर्पस है, इसका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस एक्ट का, उसको हम किसी और तरह से भी समझ सकते हैं। कैसे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47
आर्टिकल 47 जो DPSP के अंदर कवर होता है, उसमें क्या कहा गया है कि स्टेट की ड्यूटी है क्या करना, जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द पब्लिक हेल्थ के लिए मेंटेन करना, ठीक है, और प्रोहिबिट कर देना जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक होती है, ड्रग्स होते हैं उनको। सो द पर्पस ऑफ द एक्ट क्या है, जो हम अच्छे से समझ सकते हैं, अंडरस्टूड इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 47, जो क्या कर सकता है, जो क्या बताता है हमको, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंकिंग्स ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। तो ये एक्ट इस आर्टिकल से हमें ये चीज़ भी क्लियर होती है, जो आर्टिकल 47 हमारा एक्साइज एक्ट के अंदर भी इम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें अगर अभी बैकग्राउंड से या हम कोई प्रोविज़न को इसके साथ लिंक करके पढ़ते हैं तो हमें उसके डिटेल भी पता चलती है, उसकी इंपॉर्टेंस भी पता चलती है और आंसर राइटिंग में भी ईजी होता है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट से हमको बहुत क्लियरली हमको ये पता चल गया कि ये प्रोहिबिशन करता है कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स को। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजंस जो इस एक्ट पे इम्प्लीकेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उनके बारे में जानते हैं। अब आर्टिकल 14, 19 और 300A ये कहता है जो इस एक्ट की जो वैलिडिटी है उस पे ये जो आर्टिकल्स हैं वो अफेक्ट नहीं करते, ठीक है, नहीं करते हैं। आर्टिकल 14, 19 और 308 जो इस एक्ट की वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करते हैं। नो पर्सन हैज़ अ एब्सोल्यूट राइट। एब्सोल्यूट राइट तो भाई किसी के पास भी नहीं है, कोई भी जाके सेल कर दे, मैन्युफैक्चर कर दे लीकर को, उन्हीं के पास राइट है जिसके पास क्या है, लाइसेंस। जिनके पास लाइसेंस है उन्हीं के पास क्या है, राइट है। No person has the absolute right to sell liquor and the purpose of this act is to control and restrict the consumption of intoxicating liquors. इस एक्ट का पर्पस क्या है, कंट्रोल करना, रेस्ट्रिक्ट करना इंटॉक्सिकेटिंग लिकर को। और ये जो कंट्रोल है करना, जो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम इस एक्ट के अंदर, वो क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसके लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए ज़रूरी है। और हमें इतना पता है कि जो ये लिकर जो बिज़नेस है इसके अंदर से स्टेट को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होती है और ये काफ़ी रेवेन्यू जनरेट एरिया कह सकते हैं। और इसके अंदर के स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या कुछ राइट्स हैं, कुछ क्या काफ़ी सारे राइट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास में। देखो क्या है, जो कंडीशन इम्पोज कर सकती है फॉर द पेमेंट, ठीक है, इनिशियल फीस, ग्रांट ऑफ रिटेल सेल ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस के रिगार्डिंग, वो किसके रिगार्डिंग हो सकता है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर, मतलब मेड इन इंडिया, ठीक है, जो मेड इन इंडिया वो फॉरेन लिकर, और फॉरेन लिकर के रिगार्डिंग भी। तो हमें ये पता चल गया कि आर्टिकल 14, 90 ये क्या 90 और 300A नॉट अफेक्ट, ये अफेक्ट ही नहीं करती, अट्रैक्ट भी नहीं करती है किसको, इस एक्ट को। इसमें एक केस है जिसे आप पढ़ सकते हैं, रामकृष्ण विजया वर्गिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का 1981 का ये केस है। अब सेकंड प्रोविज़न बात करते हैं कि नो नेचुरल और फंडामेंटल राइट, ये जो है ये कोई नेचुरल और फंडामेंटल राइट नहीं है, पावर ऑफ स्टेट है ये, ठीक है। द स्टेट हैज़ द पावर टू प्रोहिबिट ट्रेड इन लिकर, क्योंकि आप बात कर रहे हैं हम 47 के अंदर आर्टिकल के अंदर हमने अभी क्लियरली पढ़ा है कि ये स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को मेंटेन करे, ठीक है। इसलिए ये कह रहा है कि ये क्या है, ये स्टेट के पास पावर है कि जो ट्रेड कर रहा है लिकर के अंदर, ठीक है, उस पर क्या कंट्रोल कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है, जो इंजूरियस टू हेल्थ हो, वेलफेयर ऑफ पब्लिक के लिए हो। हमने ये पहले ही पढ़ लिया था कि ये किसी का एब्सोल्यूट राइट नहीं है, जिसके पास लाइसेंस है वो ही लिकर बिजनेस के अंदर डील कर सकता है। और ये हमारा कोई नेचुरल राइट या फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि ये हमें सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले से रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। द सिटीजन है नाइदर और नेचुरल और फंडामेंटल राइट टू कैरी इन अ ट्रेड और बिजनेस इन अ लिकर हैज़ अ रिपीटली रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था हरकृष्ण शंकर वर्सेस एक्साइज कमिश्नर 1951 के केस के अंदर। अब इसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो इसके टेस्ट के रिगार्डिंग में बात करते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं कि इस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि हम इस पर कोई टोटली इसको एग्जाम नहीं कर सकते या एग्जाम को इसको हम एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पर हमेशा कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो सकती है, कंडीशन इम्पोज की जा सकती है, जो क्या हो सकती है, वैलिड और रीजनेबल हो सकती है, ठीक है। हम टोटली इसको नहीं कह सकते ये एग्जाम्प्टेड है,
इसके लिए हम कुछ कंडीशन पोज हो सकती है, रेस्ट्रिक्शन लग सकती है, किसके रेफरेंस पे, इस ऑब्जेक्ट जो एक्ट है उसके ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट किसने स्पेसिफाइड किया है, लेजिस्लेशन ने, ठीक है, उसको प्रोहिबिशन रिगार्डिंग कोई लीकर के बारे में, उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उस पर कंडीशन इम्पोज कर सकते हैं, उसको पूरी तरह से एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, जो ये केस सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में बताया गया। अब हम बात करते हैं ट्रेड विद द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 301 आर्टिकल 301 क्या बात करता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड इंटरकोर्स की थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये क्या होना चाहिए, क्या होगा, फ्री होगा, क्या होगा, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, ठीक है। बट अब यहाँ बात करती है ट्रेड इन लिकर हैज़ हिस्टोरिकली स्टूड ऑन द डिफरेंट फुटिंग फ्रॉम अदर ट्रेड, क्योंकि लिकर में क्या हो सकता है, हाँ पब्लिक हेल्थ इन्वॉल्व है, ठीक है, इंजुरियस टू हेल्थ हो सकती है, इसलिए ये अदर जो ट्रेड्स है उससे ये काफ़ी डिफरेंट है, जो उसके रेस्ट्रिक्शन है आर नॉट परमिसेबल इन अदर ट्रेड आर इन लिकर इज कंसर्न, ठीक है। अदर स्टेट में कोई रेस्ट्रिक्शन शायद ना लगाया जाए, ठीक है, बट जो लिकर का जो ट्रेड है उसमें रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा सकती है, कोई प्रोहिबिशन दिया जा सकता है। ये क्या होगा, ओनली विद द परमिशन ऑफ रीजनेबल ग्राउंड्स पे, ठीक है। देयर आर द रीज़न आर पब्लिक मॉरलिटी, पब्लिक इंटरेस्ट, हार्मफुल एंड डेंजरस कैरेक्टर ऑफ लिकर। इस स्पेस पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं हम। दालचंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर भी ये चीज़ बताई गई है। अब पन्नालाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1975 के अंदर ये बोला गया है कि रेगुलर जो डील करता है लेकर के अंदर, ठीक है, उसको वो इस मीनिंग के अंदर नहीं आएगा, ट्रेड की मीनिंग के टर्म्स के अंदर जो आर्टिकल 301 के अंदर बताया गया उसके अंदर कवर नहीं होता है, ठीक है। और बाकी और भी केस है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो आर्टिकल 265 है, व्हेन हाउ एक्साइज ड्यूटी कैन बी लिवाइड इन राजस्थान। आप राजस्थान के अंदर कैसे एक्साइज ड्यूटी लगाओगे, ठीक है, जो इंटेंशन क्या होगी, द इंटेंशन टू टैक्स शुड बी बाय द एक्सप्रेस वर्ड इन नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन में दिया गया है कि ये है टैक्स इम्पोज होंगे लिकर के रिगार्डिंग, या जो फॉरेन लिकर हो गया, या इंडिया मेड इन इंडिया लिकर्स हो गए हैं, इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए हो गया, मैन्युफैक्चर के लिए हो गया, वो क्या स्पेसिफिकली लिखे हुए होंगे उस वर्ड्स में, ठीक है, उस टैक्स के रिगार्डिंग में नोटिफिकेशन में। द लिवाई बाय ड्यूटी अंडर द एक्ट कुड नॉट बी इन एनी अदर मैनर एक्सेप्ट द वन प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। इस एक्ट के अलावा कोई और कहीं भी मैनर से आप ये नहीं कह सकते ये एक्साइज ड्यूटी है, ये आपको पे करनी है, नहीं, जो इस एक्ट के अंदर दी गई है वो ही रिजनेबल ड्यूटी होगी अमाउंट, जो एक्सप्रेसली बाय नोटिफिकेशन में लिखी गई है। अब नो फंडामेंटल राइट और इनहेरेंट राइट टू बी ट्रेड और बिजनेस डीलिंग विद द इंटॉक्सिकेट्स। जो लिकर है वो इंटॉक्सिकेंट है, ये हम जानते हैं, जो इंजुरियस टू पब्लिक हेल्थ, मॉरलिटी, वेलफेयर के लिए हो सकता है। द सर्कमस्टांसेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस क्या कहते हैं, द स्टेट के क्या पास है, पावर है, वो प्रोहिबिट कर सकता है ट्रेड के, जो लिकर के अंदर जो ट्रेड कर रहे हैं उनको, विच इज़ हार्मफुल टू द पब्लिक हेल्थ, मॉरलिटी, वेलफेयर, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी पर्सन के पास कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है जो डील करे लिकर के अंदर, ये वो ही कर सकते हैं जिनके पास से लाइसेंस है। अब यहाँ बात करता है कि इट कैन नॉट बी सेफली कंटेन दैट इन नॉट इशूइंग रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस to the petitioner, the Prohibition Commission has violated the principle of equality before law and has no way of infringe the provision contained in Article 14(19)(1)(g। ये बात क्लियरली सिंपली ये बोल रहा है कि स्टेट के पास पावर है कि वो प्रोहिबिट कर सकता है ट्रेड को लिए, अगर वो रीन्यूअल करे, लाइसेंस को री इशू करते हैं ना वापस से, रीन्यूअल करे उस लाइसेंस को, तो और उसको ना करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने वॉयलेट कर दिया है आर्टिकल 14 को, इक्वालिटी बिफोर लॉ को, और 19(1)(g। अब ये 19(1)(g हमको क्या बात कर रहा है, ट्रेड के लिए बात ही करता है ना, कि आप फ्रीडम है आपके पास कि आप ट्रेड कर सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वॉयलेट करा। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेड का जो बिज़नेस है, हमने पहले ही पढ़ा है, जो लिकर बिज़नेस है अदर ट्रेड से डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर प्रोहिबिशन कर सकता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं, तो इस पर कोई वॉयलेट नहीं कर रहे हैं आर्टिकल्स को, ठीक है। अब आर्टिकल 47 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम पहले ही इसके ऑब्जेक्ट के अंदर में पढ़ा था,
जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर कवर होता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जो उसका जो मेन कर्क्स था वो मैंने आपको बता दिया है। अभी जो केसेस है ये आप देख लीजिएगा। और ट्रेड इन लिकर्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, क्या बात करता है कि इट इज़ नॉट अ ट्रेड और बिजनेस बट इज़ अ प्रिविलेज ग्रांटेड अंडर द लाइसेंस अलोंग। ठीक है, आप जो ट्रेड ऐसी नॉर्मली नहीं कर सकते, आपको एक प्रिविलेज मिल जाता है। किसकी वजह से? एक लाइसेंस की वजह से। लाइसेंस फी in fact is neither a tax or nor a fee for the service rendered but a consideration for the granting such privilege which form part of excise revenue। हमें पता है कि लीकर की वजह से हमारा रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट होता है। ठीक है, तो जो जिनको ये लाइसेंस मिला है वो एक तरह से टैक्स में कवर नहीं होता, फीस के अंदर कवर नहीं होता। ये क्या होता है? एक तरह से प्रिविलेज दिया गया है उनको, जिन्हें ये लाइसेंस दी गई, क्योंकि वो इस चीज़ के अंदर ट्रेड और बिजनेस कर सकते हैं। पैराडाइज बार कम रेस्टोरेंट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस के अंदर ये बताया गया है। अब बात करते हैं वैलिडिटी बॉटलिंग ऑफ लिकर, एफिक्सिकेशन ऑफ एड्रेसिव लेवल फ्रीडम फॉर ट्रेड इन, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि 19 के आर्टिकल 19(1)(g) और 301 के अंदर हमको ट्रेड के लिए फ्रीडम दी गई है कि हम थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया हम ट्रेड कर सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम है। तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है। देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू ट्रेड इन लिकर, इट इज़ अ ग्रांट ऑफ प्रिविलेज एंड नॉट अ राइट। ये क्या हमें कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिल गया ट्रेड के बारे में, लिकर के लिए स्पेसिफिकली? ये क्या है? एक तरह से इट इज़ अ ग्रांट ऑफ प्रिविलेज एंड नॉट अ राइट, नॉट अफेंडिंग। ये किसी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ऑफेंडिंग नहीं कर रहा है आर्टिकल्स को, 19 को, 301 को। द बॉटलिंग ऑफ द लिकर अफिक्सिंग, ये जो लेबल इस पर लगाता है, इज़ नॉट रीजनेबल और आर्बिट्रेटरी बट इज़ अ रिकॉग्नाइज मोड ऑफ सेल। क्या करें? क्योंकि हम किसी को अच्छी डिज़ाइन में अच्छा मतलब उसकी बोतल की शेप हो गई या उसके लेबल करा है, ये क्या होता है? एक गाइडिंग से जो सेल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए हो गया, प्रिवेंट एंड टू प्रिवेंट द इविक्शन ऑफ अ टैक्स हो गया। ये जो हमें इस केस के अंदर बताया गया है। आई होप आपको अभी तक का इसका बैकग्राउंड अच्छे से समझ में आया हो कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, क्यों आया, कैसे आया और इसकी हिस्ट्री क्या थी इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।